ज़मान अपनी रविश बदलो वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें लाड प्यार इसलिए नहीं दिया कि तुम इसका बस नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। कितने दिनों बाद वो आज हवेली आया था और आते ही अरूसा बेगम के हत्थे चढ़ गया। क्या हुआ? अब मैंने क्या कर दिया? वो लापरवाही से बोला। अरूसा बेगम को तप चढ़ी थी उसकी ढिठाई देखकर। ज़मान तुम्हारी सब आवारा गर्दियाँ अपनी जगह, मगर महिमा के साथ अपना रवैया दुरुस्त रखो। तुम जानते हो ना अपने दादा को, बल्कि सब उसके हिमायती हैं यहाँ पर। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो सारी बात मुझ पर आ जाएगी। उनका समझाना भी ससुराल में अपनी साख को बचाने के लिए था बस। उस खुराफा ने कुछ कहा है किसी से क्या? ज़मान ने एकदम चौंक कर सवाल किया था अपनी माँ से। शर्म तो नहीं आती? ये किस तरह के अल्फाज बोल रहे हो माँ के सामने? उसने कुछ नहीं कहा किसी को भी, मगर उसकी हालत चीख चीख कर सबको बता देती है। करता हूँ इलाज उसका भी। आप जाएं और उसे भेजें ज़रा चाय देकर। महिमा, सारा दिन इधर ही डेरा जमाए बैठी रहती हो। भाई हो गई तीमारदारी तुम्हारी तो मेरे बेटे पर भी ध्यान दे लो। शोहर का भी कुछ ख्याल है कि नहीं? चाय लेकर जाओ ज़मान के लिए कमरे में। अरूसा बेगम नखुवत से कहती, ये जाओ वो जाओगे। महिमा खामखा उष्णा के सामने शर्मिंदा हुई। बेदिली से चाय बनाकर अपने कमरे का रुख किया। कदम मन मन भर के हो रहे थे। जाने उसका मूड कैसा हो। सबको मसला था कि वो हवेली से बाहर रहता था, मगर महिमा के लिए तो जैसे जश्न होता था जब वो बाहर होता था। वो सामने ही लेटा हुआ था, बेड पर पैर लटकाए। उसने चाय साइड टेबल पर रखी और जल्दी से उसके जूते उतारे, चप्पल लाकर उसके पास रखी और हाथ धोने वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जब वापस आई तो वह आराम से बैठा चाय पी रहा था। महिमा को हैरत हुई कि खैर हो, वरना ज़मान और इतना खामोश। वो तो जब देखो चिंघाड़ता दिखाई देता था। उसे समझ न आई कि वो क्या करे, बैठ जाए या खड़ी रहे, क्योंकि उसके सामने वो बाहर तो जा नहीं सकती थी। वो गूमगू कैफियत में खड़ी थी। जभी खामोशी को ज़मान की आवाज़ ने तोड़ा, इधर आओ। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आगे बैठ के कोने पर आकर बैठ गई। नज़रें हनूस झुकी हुई थी। डार्क ग्रीन कलर के सूट में बिलाशुबा वो बहुत हसीन लग रही थी। हसीन तो वो थी, ज़मान ने शायद आज पहली बार गौर से उसे देखा था। मेरी तरफ देखकर बताओ कि मैं कैसा हूँ। महिमा को घबराहट हुई थी उसकी अजीब सी फरमाइश पर। देखो ना, वो बच्चों की तरह ज़िद्दी हुआ। महिमा ने एक पल को उसे देखा। घने स्याह बाल और स्याही आंखें जिनमें हर वक्त सुर्ख डोरे होते थे, सुतवा नाक, मूँछों तले दबे होंठ जो कसरत से स्मोकिंग की वजह से गहरे उनाबी हो गए थे। बिलाशुबा वो मजमूई तौर पर एक हसीन मर्द था, मगर सिर्फ शक्लें कहाँ ज़रूरी होती हैं, किरदार बहुत अहमियत रखते हैं। अच्छी शक्लें भी तब तक अच्छी लगती हैं जब तक काम अच्छे हों। कहाँ खो गई हो बताओ? जी अच्छे लग रहे हैं। वो डरते डरते मद्धम सा बोली। अच्छा लग रहा हूँ तो इनकार क्यों किया था शादी से, वो भी बरमला सबके सामने। मुझे ज़मान शाह को रिजेक्ट किया तुमने। तुमने भी मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया था ना, है ना? वो एकदम से गज़बनाक हुआ। बाकी की चाय उसने कप समेत दीवार पर मारी। महिमा को समझ नहीं आया कि उससे गलती कहाँ हो गई। वो इतनी खौफज़दा हो गई कि ज़मान की तुम भी वाली बात पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे पाई। नहीं हूँ मैं अच्छा, समझी तुम? मगर तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो। कभी कभी दिल करता है कि सबको दिखाऊं कि देखो ज़मान शाह की भी बीवी है और वो भी इतनी हसीन, उसको भी दिखाऊं। वो जाने क्या क्या कह रहा था। फिर हाथ पकड़कर उसे खुद पर गिराया। इधर आओ, तुम्हारी खूबसूरती को और पास से देखूं। पल में उसका लहजा बदला। महिमा को पता था फरार मुमकिन नहीं। वो रोती रही और वो जाने क्या क्या बोलता उसको हर तरह से अजियत देता रहा। लेकिन हम ऐसे कैसे आपका यकीन कर लें? हम नहीं भेज सकते उष्णा को आपके साथ जब तक मीर खुद नहीं आ जाता। बीजान ने साफ उस औरत को इनकार कर दिया। लेकिन आप तो ये जानती होंगी कि आपका पोता उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। वो नहीं करना चाहती आपके पोते से शादी। उसकी बचपन में ही मेरे बेटे के साथ मंगनी हो गई थी। वो औरत जल्दी में जाने क्या क्या बोल गई। हम नहीं जानते कि आपके पोते ने आपको क्या कहानी सुनाई है, जबकि वो मेरी भांजी को ज़बरदस्ती उठा कर लाया है। वो औरत रो रो कर सबको बता रही थी। उसके पास उष्णा के बचपन से लेकर अब तक की सारी डिटेल्स थी। बीजान, आप इस महारानी को बुलवा कर पूछे ना, सारा पता चल जाएगा, अरूसा ने मेलोड्रामे से उकता कर कहा। फिर उष्णा ने भी उस औरत की हर बात की तस्दीक कर दी आकर। लो, सब क्लियर हो गया। अब क्या बचा?
पूछ कुछ करने को, जब लड़की खुद ही अपने मुंह से कह रही है कि वो मीर से शादी नहीं करना चाहती, वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और अब खुद जाने कहाँ मुंह छुपा कर बैठा है। माफ़ कीजिएगा, बात कड़वी है मगर है सच। खून अपना असर तो दिखाता ही है ना। जैसा बाप वैसा बेटा, जाने किसको उठा कर लाया है। पहली फुर्सत में चलता करें इस लड़की को यहाँ से। अरूसा अपनी जुबान के जोहर दिखा रही थी। अच्छा मौका आया था हाथ में शाह मीर को बेइज्जत करने का, मीर शाह को बेइज्जत करने का। काजिम शाह का गुस्से से बुरा हाल था। मीर शाह कैसे एक लड़की को उसके घर से उठवा सकता है। ठीक है, आप लोग उष्णा को साथ ले जा सकते हैं, मगर हमारे बच्चे की तरफ से जो तकलीफ़ आपको मिली है उसके अजाले के लिए हम चाहते हैं कि उष्णा का निकाह हमारे घर हो और रुखसती भी यहीं से होगी। ये हमें हमारी बच्चियों की तरह ही प्यारी है। आप लोग कल अपनी अमानत ले जाएं अपने बेटे के हमरा आकर। बीजान ने खलूसे दिल से कहा तो वो औरत तज़बज़ब सी होती वापस चली गई। बीजान, हम क्यों निकाह करवाते फिरे, वो जाने और उनकी भांजी जाने। आपको अभी उनके साथ भेज देना चाहिए था इस लड़की को। अरूसा बुरी तरह तिल मिलाई। बहू, तुम शायद भूल रही हो वो लड़की मीर शाह की पसंद है, और अगर मैं ऐसे ही उसे भेज देती तो वो आकर तूफान मचा देता। तो अब भी जब उसको उसके निकाह का पता चलेगा वो तूफान नहीं उठाएगा क्या? अगर उसका निकाह हो जाएगा तो मीर शाह कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि ना वो किसी को अपनी चीज़ देता है और ना वो किसी की चीज़ पर नज़र रखता है। मैंने उष्णा के लिए उसकी आंखों में एक जुनून देखा है, और वो बहुत खुश भी थी कि मेरे बच्चे की वीरान पड़ी ज़िंदगी आबाद हो जाएगी। मगर वो बच्ची रजामंद नहीं तो हम उसके साथ मज़ीद ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बीजान ने यासियत से कहा। बॉस, अब क्या करें, वो लोग तो निकाह का बोल रहे हैं। उस बदबख्त ने जाने क्या क्या बोल दिया वहाँ पर। शेर खान का आदमी उसे सारी रिपोर्ट पहुँचा रहा था। कोई बात नहीं, सुबह ही निकाह होगा, तुम लोग जाओ, सब इंतज़ाम हो जाएगा। बस कल वो हवेली से बाहर चाहिए मुझे, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं कर गुजरूँगा। घर वाले कल से उससे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। फिर जाने कहाँ से मीर शाह को इस सब की खबर मिल गई। उसने हवेली में कदम रखा ही था जब सामने के मंजर ने उसका खून खौला दिया। उष्णा शाहिद, वल्द मोहम्मद शाहिद, बाइवज़ 10 लाख। आपका निकाह फुरकान रफ़ीक वल्द रफ़ीक अहमद से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अल्फाज तीर की तरह चुभे थे अंदर आते शख्स को। बिल्कुल नहीं, एक मजबूत आवाज़ ने सबको साकित कर दिया। आखिर वही हुआ जिसका डर था। वो आन पहुंचा था जिसके वो साए से भी डरती थी। उष्णा का वजूद होले होले कांप रहा था, जबकि दिल खौफ से फटने को था। वो जानती थी कि अब सिवाय खुदा की ज़ात के उसे कोई नहीं बचा सकता उस शख्स से। सबकी निगाहें दाखिली दरवाजे पर जमी हुई थी, जहां वो लहू रंग आंखें लिए बराजमान था। सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ रही थी। दिल किसी अनहोनी के ख्याल से ही लर्जा था, जबकि फुरकान अपने अंजाम से बेखबर आंखों में सरशारी और तमस्कर लिए खड़ा था। काजिम शाह खुद पर काबू पाते जल्दी से उसकी जानी पड़े, मगर उस बिफरे हुए शेर को काबू करना किसी के बस में न था। तुम पहले मेरी बात सुनो, काजिम शाह ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा, जबकि वो जानते थे वो ना तो सुनेगा और ना मानेगा। नो वे, आप सबको क्या लगा था कि मेरी नाक के नीचे ये सब हो जाएगा? सीरियसली, इतना बेखबर समझा हुआ है मुझे? उसने आईब्राव उठाते हुए सवाल किया। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, हम उसकी मर्जी के बिना ये सब नहीं कर सकते। सुना तुमने? बिन माँ बाप की बच्ची के साथ हम जोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना बेटा। अब की बार काजिम शाह की आवाज़ में एक ठहराव था। वो जानते थे गुस्से से वो उसे काबू नहीं कर सकते। वो बिना उनकी बात का जवाब दिए कदम कदम चलता उष्णा की तरफ बढ़ा। उसके हर उठते कदम के साथ उष्णा का दिल डूब रहा था। सबकी मौजूदगी में भी उसकी हालत गैर हो रही थी। हवास काम करना छोड़ रहे थे जैसे। फुरकान को गिरे बांध से पकड़कर साइड पर धक्का देते वो उष्णा के करीब बैठ चुका था। दोराब शाह आगे बढ़े ही थे उसे रोकने को, जब उसने पिस्टल निकालकर सामने मेज़ पर रखा। मीर काजिम शाह चिल्लाए, मगर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। रिलैक्स रहें सब, कुछ नहीं कर रहा मैं, आप सब आराम से बैठे। मैं तो सिर्फ इनसे इनकी मर्जी जानने आया हूँ। जो ये कहेंगी वैसा ही होगा। चले, मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, आप एक चूज़ कर लें, हम वैसा ही कर लेंगे। वो आराम से उसके पहलू में बैठा बोल रहा था, जैसे यहाँ कोई गेम चल रही हो। मीर, होश के नाखून लो, क्यों तमाशा बना रहे हो? उठो यहाँ से, मेरे साथ आओ, हम बात करते हैं ना यार। अरमान ने उसे मंजर से हटाने की नाकाम कोशिश की। जी तो मोहतरमा उष्णा शाहिद, आपके लिए पहला ऑप्शन मुझसे निकाह है, जो कि सुनने में आया है कि आपको मंजूर नहीं। तो आपको 2 और ऑप्शन, तो मैं आपको दूसरे 2 ऑप्शन और देता हूँ।
इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना आपके लिए। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ये पिस्टल उठाएं और मुझे शूट कर दें, जबकि तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप पहले दोनों ऑप्शन में से कोई एक चूज़ नहीं करती तो मैं इसे मार दूंगा। उसने फुरकान की तरफ इशारा किया। वो इतने आराम से बात कर रहा था जैसे कोई मजाक चल रहा हो। अब ये आप पर है कि आप किसे बचाती हैं, मुझे या इसे। अगर आप चाहें तो आप दोनों को बचा सकती हैं। उसके पागलपन को कौन नहीं जानता था भला। सब अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। वो जानते थे वो कर गुजरेगा जो उसकी जुबान से एक बार निकल गया। मैं जवाब का मुंतजिर हूँ। वो फिर से दुपट्टे से ढके चेहरे की जानिब देखकर गोया हुआ, जबकि उष्णा सुन्नोते जिस्म के साथ बेहोश होने के करीब थी। माहिमा ने रोते हुए मीर के सामने हाथ जोड़ दिए। मीर भाई प्लीज़। मीर की आंखों को देखते ही वो डर के मारे अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी और पीछे हट गई। उष्णा शाहिद, आप मेरे सब्र को मज़ीद मत आजमाएं, वरना मुश्किल हो जाएगी आपके लिए मुझे बर्दाश्त करना। वो उसकी जानिब झुकते धीमे लहजे में पुकारा। उष्णा ने बमुश्किल मुतवर्रम आंखों से सामने देखने की कोशिश की, मगर चेहरे पर पड़ा घूंघट रुकावट बना। या अल्लाह पाक, ये किस दोराहे पर ला खड़ा किया है मुझे। मैं क्या करूं मेरे मौला। मैं तेरी गुनाहगार सी बंदी हूँ परवरदिगार, मुझे इस आजमाइश में मत डाल। वो दिल ही दिल में अपने रब से हम कलाम हुई। जब भी वो एक बार फिर उसके कान में गोया हुआ। उसने बहुत बार कोशिश की थी कहने की कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, मगर चाह कर भी वो खुद उसे ये बोल नहीं पाई थी कभी। मगर आज अगर वो हिम्मत ना कर पाई तो वो हमेशा के लिए खुद ही खुद से नज़रें मिलाने के काबिल ना रहेगी। वो हिम्मत करते हुए सबकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते बोली, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। अटक अटक कर उसने बहुत धीमे लहजे में कहा था, मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी ये हिम्मत उसे कितनी महंगी पड़ने वाली थी। मीर ने इतनी तेज़ी से फुरकान की टांग पर फायर किया कि सब हक तक खड़े हैरान रह गए। जब तक किसी को कुछ समझ आती वो पिस्टल अपने दिल के मकाम पर रखे खड़ा था। उठाइए अपने बेटे को और दफ़ा हो जाइए यहाँ से, वरना दोनों टांगें तोड़ दूंगा मैं इसकी। अगर दोबारा इस हवेली में कदम भी रखा इसने तो हम छोड़ेंगे नहीं आप सबको। फुरकान का बाप बकता झकता वहाँ से फुरकान को लिए भागा। अरमान शाह और दुराब शाह भी उनके पीछे भागे। काजिम शाह बुरबुरी रेत की मानित सोफे पर गिरते चले गए। मीर, ये क्या कर दिया तुमने। निकाह शुरू करवाएं, वरना हिम्मत रखें मेरे जनाजे को भी तो कंधा देना है ना आपने। आप तो अभी से हिम्मत हार गए। शर्मिंदा होना तो दूर की बात, उसे तो एहसास तक भी नहीं था कि वो क्या कर चुका है और क्या करने जा रहा है। पिस्टल नीचे करो। मीर, पागल मत बनो। मुराद शाह ने आगे बढ़कर पिस्टल लेने की कोशिश की। ना ना ना, आगे नहीं आना, कोई भी आगे मत आना। वो किसी के भी काबू नहीं आ रहा था। होश में लाओ इसे, उसने महिमा की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो भागकर उष्णा के पास आई और फिर उसने हमेशा की तरह अपनी ही मनवाई। उष्णा शाहिद, वल्द मोहम्मद शाहिद, बेवस 50 लाख रुपए हक महर आपको सैयद मीर शाह वल्द सैयद सोहराब शाह काजिम के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है। बिला किसी तरद्दुद के उसने तीनों बार हाँ कहा, क्योंकि वो बस यहाँ से उठना चाहती थी जल्द अज जल्द। उस शख्स की कुर्बत इस कदर वहशतनाक थी कि उसे सांस लेना मुहाल था। कांपते हाथों से वो अपने या शायद उसके बर्बादी नामे पर दस्तखत करते वहाँ से भाग गई थी। उसने एक नज़र उसकी जानिब देखा। निकाह मुकम्मल करें मौलवी साहब। वो दोबारा मौलवी साहब से मुखातिब हुआ। सैयद मीर शाह वल्द सैयद सोहराब शाह काजिम, बएवज़ 50 लाख रुपए हक महर उष्णा शाहिद वल्द मोहम्मद शाहिद को आपके निकाह में दिया गया। आपको कबूल है ये निकाह। कबूल है, कबूल है, कबूल है, उसने मुस्तहकम लहजे में बोलकर सिग्नेचर्स किए। कहीं से भी वो अपने किए पर पशेमान नहीं दिख रहा था। एक क़यामत जो अभी अभी गुजर चुकी थी उसके लिए कोई बात नहीं की थी। एक इंसान को वो गोली मारकर ज़ख्मी कर चुका था। क्यों था वो इतना शिद्दत पसंद, इतना निडर, इतना अक्खड़। आखिर कौन सी कमी रह गई थी उसकी तरबियत में। काजिम शाह आज खुद से भी नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। ये तो होना ही था। आखिर गंदे खून की मिलावट ने अपना रंग तो दिखाना ही था। सबसे पहले अरूसा बेगम होश में आई और साथ ही तंज के तीर बरसाना शुरू कर दिए। मामा प्लीज़, आप देख नहीं रही सब ऑलरेडी इतने परेशान हैं। इरहा ने माँ को चुप करवाना चाहा, जो कि नामुमकिन था। लो भाई, मैं क्या देखूं। देखें तो आप सब अपनी गलतियों का नतीजा। जब मैंने चीख चीख कर कहा था कि इस गन को वहीं छोड़ कर आएँ जहाँ से इसे लाया गया,
तब तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी। भुगते हैं सब, ये अंजाम होता है पैरों की खाक को सर पर बिठाने का। वो सब इसी बात से डर रहे थे कि मीर के आने से पहले निकाह हो जाए, मगर जो तकदीर को मंजूर हो। मगर उन्हें बस ये गम खाए जा रहा था कि उष्णा की मर्जी के बगैर ये सब उनके सामने हुआ था और वो लोग कुछ नहीं कर सके अपने बेटे के सामने। उष्णा औंधे मुंह पड़ी सिसक रही थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। रोना बंद करें, उसने मखसूस अंदाज में हुक्म दिया, जबकि दूसरी तरफ कोई असर नहीं हुआ। आप खुद से चुप कर जाएंगी या मुझे चुप करवाना पड़ेगा आपको? उसने आगे बढ़कर उसे सीधा किया तो वो बिदक कर दूर हटी। सिर्फ एक सवाल और उसका बिल्कुल ठीक जवाब देना। कैसे राब्ता किया उसने आपसे? मीर शाह ने उसके सर पर जैसे धमाका किया था। उसकी आंखों में हैरानी ही हैरानी थी। वो कैसे जान गया? वो तो घर से गायब था। मेरे मुंह पर क्या गधा लिखा हुआ है कि मुझे कुछ समझ नहीं आएगी? इतना बेखबर नहीं हूँ मैं। घर से बाहर ज़रूर रहता हूँ, मगर हर पल की खबर रहती है मुझे आपकी। बाकी सब तो बेवकूफ़ बन गए, मगर मुझे सच सुनना है। क्या कहा उसने आपसे कि आप ये सब करने पर मजबूर हुए? वो रसानियत से बोलता चला गया, जबकि उष्णा तो गुमसुम बैठी रह गई। मुझे अभी के अभी वापस जाना है, जल्दी बोलें इसलिए। मीर ने उसे खामोश देखकर फिर से सवाल दोहराया। उष्णा हिचकियाँ लेती सब बताती चली गई और मीर शाह के तासुरात उतने ही खतरनाक होते गए। इतनी बेवकूफ़ी की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। फिर से उसी दलदल में फंसने जा रही थी जिससे अल्लाह ने आपको बाहिफाजत निकाला था। वो हत्तुल इम्कान अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, अगर आपने मेरी इजाज़त के बगैर इस हवेली से खुद या किसी के भी कहने पर एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लूँगा। उसके बाद जो करना हो कीजिएगा। ये कहते ही वो तनफन करता बाहर निकल गया। ज़ारून जो कुछ पेपर्स देख रहा था फ़ोन की बेल पर मुतवज्जो हुआ। हेलो, उसने मसरूफ़ अंदाज में फ़ोन रिसीव किया, जबकि साथ साथ वो फाइल पर भी नज़र दौड़ा रहा था। हेलो सर, आपके लिए एक खबर है। सामने वाला बंदा ज़ारून शाह को गुस्सा दिला रहा था। यूं बात के टुकड़े करके बोलने पर बक भी दो अब। वो उक्ताई लहजे में बोला, सर वो हसन शाह खुला के लिए केस फाइल कर रहे हैं। बिल आखिर उसने बिल्ली थैले से बाहर निकाल ली थी। ज़ारून के माथे पर बल आए। ओके कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर कुछ सोचकर उसने एक और नंबर मिलाया। बेल जा रही थी मगर कॉल रिसीव नहीं की गई। उसे और ज़्यादा गुस्सा आया। एक बार फिर नंबर मिलाया। तीसरी बेल पर फ़ोन रिसीव कर लिया गया। कौन मर गया है भाई? हुरिया जो बेवक्त सो गई थी शायद बार बार होती बेल पर गुस्से से मोबाइल कान लगाए बेजारी से बोली, हसन शाह। ज़ारून ने उसकी नींद में डूबी आवाज़ पर उतने ही पुरसकून लहजे में जवाब दिया, जबकि हुरिया की नींद भग से उड़ी। वो फ़ौरन उठ बैठी। कोई अननोन नंबर था। कौन हो तुम और ये क्या बकवास है? वो गुस्से से फुंकारी। रिश्ते में हम आपके शोहर होते हैं, और रही बात बकवास की तो मैं इन्फॉर्म करने के लिए कॉल कर रहा था कि अगर तुम्हारा बाप अपनी घटिया हरकतों से बाज ना आया ना तो बहुत जल्द इस दुनिया से उठ जाएगा। ज़ारून ने इंतहाई सफाकी से कहा, मुंह बंद रखो अपना। शर्म तो खैर तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी, बदतमीज़ इंसान। खबरदार मेरे बाबा के बारे में फजूल बोला तो। अब क्या गुस्ताखी हो गई तुम्हारी शान में उनसे? वो आजिज़ आ चुकी थी उस बंदे से। खुला शुला के चक्कर में फिर रहा है तुम्हारा बाप। जानता भी है कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, फिर भी बाज नहीं आ रहा। खैर समझाओ अपने बाप को, फिर मुझसे शिकायत ना करना बाद में। ज़ारून ने उसकी बात सुने बगैर ही कॉल काट दी।